हेलो बच्चों, आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि भौतिक गुणधर्मों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात की जाए कि जो हेलो एल्केन होते हैं वे शुद्ध अवस्था में एट द प्योर कंडीशन शुद्ध अवस्था में कलरलेस होते हैं यानी रंगहीन होते हैं। शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन का कोई भी रंग नहीं होता है, बट जब इन पे सनलाइट गिरती है, सूर्य का प्रकाश गिरता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। तो जब इन पे सनलाइट गिरती है तो हमें पता है सनलाइट गिरने पे क्या होगा, एनर्जी एक्सेप्ट होगी। एनर्जी एक्सेप्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स है वो लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, और ऐसा होने से क्या होगा, जिस वेवलेंथ की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को रिलीज किया जाएगा, उत्सर्जित किया जाएगा, उसी रंग के ये दिखाई देंगे। तो इनका कलर होगा येलो। जैसे एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड पे जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो ये किस कलर के दिखाई देते हैं, येलो, पीले पड़ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखिए, एक तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में कोई नहीं पूछने वाला, पर आपको ध्यान रखना है कि प्योर कंडीशन में तो ये कलरलेस होते हैं, परंतु सूर्य का प्रकाश गिरने पर ये पीले पड़ जाते हैं। इसके अलावा एल्किल हैलाइड जल में अघुलनशील है। एल्किल हैलाइड जल में अघुलनशील क्यों है? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कार्बनिक कंपाउंड है, जो कि और जल क्या है, अकार्बनिक कंपाउंड है, और हम सब जानते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। इसलिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड है वो जल में अघुलनशील है, जबकि यही एल्किल हैलाइड जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अपने कार्बनिक विलायक है, जैसे कि अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, इनमें घुलनशील है। ठीक है, ओके। जब इनको जलाया जाता है, जब भी हेलो एल्केन को जलाया जाता है तो ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। जलाने का मतलब भी क्या कर रहे हैं, इनको एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी जब भी मिलेगी सेम फंक्शन होता है कि जो लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है वह हायर एनर्जी लेवल में जाता है, और जब वह वापस आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। जिस रंग की एनर्जी, जिस वेवलेंथ की, तरंगदैर्ध्य की एनर्जी रिलीज करता है, वैसा ही रंग यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पे कैसे रंग की ज्वाला दिखाई देती है, हरे रंग की ज्वाला दिखाई देती है। इसके अलावा एल्किल हैलाइड की नेचर कैसी है, ध्रुवीय। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, जो CX बॉन्ड होता है उसमें हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, कार्बन की क्या है, कम है। तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हैलोजन पे क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऐसा होने से ये जो यौगिक है क्या हो गया, पोलर हो गया, ध्रुवीय हो गया। देखिए, ध्रुव का मतलब होता है 1 और 2, यहाँ पे 2 ध्रुवों का निर्माण हुआ है, इसलिए इसकी नेचर कैसी होगी, ध्रुवीय नेचर होगी। ठीक बात है, ओके। अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता है। देखिए, क्वथनांक का मतलब क्या था, वाष्प में बदलना है। कोई भी पदार्थ, आप बेसिक कंसेप्ट ये दिमाग में रखिए कि परमाणु भार जितना ज्यादा होगा उसका वाष्प में बदला। वाष्प का मतलब इस तरह से याद रखिए, ऊपर उठना। तो हल्की चीज है वो ऊपर आसानी से उठेगी या भारी उठेगी? आपका आंसर है कि सर हल्की चीज उठेगी। तो यहाँ पे आपने क्या बोला है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। यानी आप अणुभार अगर बढ़ा रहे हो तो इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अधिक हीट देनी पड़ेगी, अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी, और अधिक ऊष्मा दे रहे हो मीन्स क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ चुका है। ठीक बात है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका क्वथनांक है, इसमें वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि संगत एल्केनों की तुलना में इनका क्वथनांक, किनका, हेलो एल्केनों का क्वथनांक अधिक होता है। संगत एल्केनों की तुलना में अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु को किससे रिप्लेस किया जाएगा, हैलोजन से किया जाएगा। और परमाणु भार की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार अधिक होगा या हैलोजन का अधिक होगा? आप कहेंगे कि सर हैलोजन का अधिक होगा, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हैलोजन का परमाणु भार अधिक है, हैलोजन का एटॉमिक नंबर अधिक होता है, इसलिए उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या भी अधिक होगी। तो यहाँ पे हैलोजनों का जो परमाणु भार है वह एल्केनों की तुलना में अधिक है, और पहले ही मैंने बता दिया जिसका जितना ज़्यादा भार होगा उसको वाष्पित करने के लिए, गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए उतनी ही ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक बात है, ओके। यहाँ पे देखिए एक क्रम लिखा है अपन ने, मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार,
अपन खुद इसको सॉल्व करते हैं कि होना क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट किसका है, आयोडीन का। सबसे कम किसका है, फ्लोरीन का। ऊपर आसानी से कौन उठेगा, जो हल्का होगा। नीचे को आसानी से कौन उठेगा, जो हल्का होगा। और कठिनाई से कौन उठेगा, जो भारी होगा। तो इसमें आयोडीन क्या है, भारी है। फ्लोरीन क्या है, हल्का है। तो आसानी से आयोडीन उठेगा या फ्लोरीन। आप कहेंगे फ्लोरीन, बिल्कुल सही बात है। इसका क्वथनांक मेथिल आयोडाइड से, मेथिल फ्लोराइड का क्वथनांक मेथिल आयोडाइड से कम होगा। तो अपन इस क्रम को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से कि मेथिल फ्लोराइड का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो मेथिल क्लोराइड से कम होगा। और मेथिल क्लोराइड का क्वथनांक है वो मेथिल आयोडाइड से कम होगा। बात आई समझ में, ओके। देन वी गो टू द अहेड टॉपिक। देखिए यहाँ पे 5वां टॉपिक लिखा है कि समावयवियों में शाखन बढ़ने के साथ साथ उनके क्वथनांक में कमी आती है। शाखन बढ़ने के साथ साथ कमी आती है। तो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं 4 कार्बन वाला मोनोहेलो एल्केन का। देखिए अपन सूत्र लेते, उदाहरण लेते हैं C4H9Cl। ये अपन एग्जाम्पल लेते हैं और इसके भिन्न भिन्न समावयवी, जितने समावयवी अवेलेबल हो सकते हैं वो अपन यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले अपन समावयवी लेते हैं स्ट्रेट चेन वाला, दैट इज CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन कितने, 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 क्लोरीन। ठीक है, अपने इस फॉर्मूले में सेट हो रहा है। इसको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन। नाम क्या दे देंगे इसका, एन ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या भैया, एन ब्यूटिल क्लोराइड। इसको नाम क्या दे देंगे आप, एन ब्यूटिल क्लोराइड। आ रही है बात समझ में, ओके, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, समझ में आ रही है। तो आगे देखते चलिए आप लोग। नेक्स्ट अपन इसका एग्जांपल लेते हैं आइसोब्यूटिल। आइसो मैंने पहले भी बताया था, फिर देख लीजिए। आइसो वर्ड आते, इसे ढूंढ लेना आप तो केवल। ये समूह कौन सा है, आइसो। आइसो किसकी बात कर रहा है, ब्यूटिल की। ब्यूटिल की बात कर रहा है मीन्स कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए। तो एक अब कार्बन अपन ने और लगा दिया। और उदाहरण लेना आइसोब्यूटिल क्लोराइड का, तो यहाँ क्या लगा दिया, Cl। देखो ये वाला समूह कौन सा है, आइसो। इसको कहेंगे आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ये भी कौन सा है, देखे तो प्राइमरी है, पर इसको जो इसका नाम देंगे अपन, वो नाम क्या होगा, आइसोब्यूट। चलो इसमें से प्राइमरी सेकेंडरी वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं क्योंकि ये भी प्राइमरी है। ठीक है, एन ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल लिया अपन ने आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन यहाँ पे लेते हैं CH3Cl। यहाँ पे ये कौन है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसका भी फॉर्मूला क्या, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन 3 6 9 3 6 1 7 और 2 9 और 1 क्लोरीन। इसका भी देख लीजिए, कार्बन कितने, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने, 3 6 9। ठीक है, अपने इस फॉर्मूले में सेट हो रहा है। नाम है इसका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखिए बात कर रहे हैं क्वथनांक की। क्वथनांक का कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। इनमें से सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा और कम किसका होगा। जैसा कि अपन ने कहा था कि जो जितना बड़ा होगा उसको ऊपर उठाना उतना ही कठिन है, और जो जितना छोटा होगा उसको ऊपर उठाना उतना ही आसान होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपन ने एन ब्यूटिल क्लोराइड लिया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए आप। फिर आपने लिया आइसोब्यूटिल, इसका आइसोब्यूटिल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए। फिर लिया आपने टर्सरी ब्यूटिल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए। तो आप क्या पाएंगे कि एन ब्यूटिल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होने के कारण इसको बॉयल करने के लिए आपको अधिक हीट देनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, सुनिएगा। समावयवी है, समावयवी में शाखन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितनी ब्रांच है,
एक शाखा निकली, यहाँ पे कितनी शाखाएं निकल गई, 2 शाखाएं निकल गई। और जैसे जैसे शाखाएं निकल रही है क्वथनांक में क्या आ रही है, कमी आ रही है। शाखन होने के साथ साथ क्वथनांक में कमी आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एन ब्यूटिल क्लोराइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, फिर उससे कम किसका है, आइसोब्यूटिल का, उससे कम है टर्सरी ब्यूटिल का। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप नाप नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना, आपको देखना समायु में शाखाएं। तो यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे 2 ब्रांच है। जितनी ब्रांच ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उतना ही कम होगा। एवर रिमेंबर, शाखन बढ़ने के साथ साथ, ब्रांच बढ़ने के साथ साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, उसमें कमी आती है। तो यहाँ पे हमसे पूछे सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, तो हम कहेंगे फर्स्ट का, यानी एन ब्यूटिल क्लोराइड का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, फिर आइसोब्यूटिल क्लोराइड का होगा और लास्ट में होगा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का। तो यहाँ पे ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी 5th, समायु में शाखन बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में कमी आती है। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन, ये क्रम पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। कोई भी डाउट आती है तो मुझसे कंसल्ट करिए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। ओके, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है एल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। एल्किल हैलाइडों में हम क्रियाशीलता की बात करें तो एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका रीजन भी सुन लीजिए। हम बात कर रहे हैं आयोडीन की। आयोडीन के कंपैरेटिव आप डिस्कस करिए ब्रोमीन को या क्लोरीन को। देखिए इसमें सबसे बड़ा एटम कौन है, आयोडीन। आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है और आकार जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही अधिक होगी। कोई भी एटम जितना बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही अधिक होगी और बॉन्ड लेंथ जितनी अधिक होगी वह बॉन्ड उतना ही आसानी से टूटेगा। देखिए इसको एक छोटी सी चीज से समझिए। आपके पास एक छोटी लकड़ी है और एक लंबी लकड़ी है, आप आसानी से किसे तोड़ सकते हो? एक आपके पास में लकड़ी का छोटा पीस है, एक बड़ा पीस है, आसानी से किसे तोड़ सकते हो? आपका आंसर होगा बड़ी लकड़ी को। इसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही आसानी से टूट जाएगा। तो आयोडीन बड़ा परमाणु होने के कारण यहाँ बॉन्ड लेंथ अधिक होगी, ये आसानी से टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो क्या होगा, ले रखा तो क्या था, एल्किल आयोडाइड। जैसे ही इस पे सूर्य का प्रकाश गिरा, सनलाइट गिरी, सनलाइट से थोड़ी सी एनर्जी मिली, टूट गया, ये था इस तरह से। और सनलाइट गिरते ही ये बॉन्ड टूट गया और इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिए, यानी आर ने जुड़ के एल्केन बना लिया और यहाँ पे आयोडीन ने जुड़ के किसका निर्माण कर लिया, आयोडीन का निर्माण कर लिया। तो देयर इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं भी डाउट कोई रह जाता है तो आप मुझसे कंसल्ट करिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा। इसको आप उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणधर्मों की। रासायनिक गुणधर्म वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेलो एल्केन के। एक एक रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा और पढ़ते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करने से पहले क्या इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता किस प्रकार से है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड के अणु को इस प्रकार से शो किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। ये एल्किल ग्रुप, ये हैलोजन ग्रुप। जैसा कि लास्ट मीटिंग में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड की नेचर कैसी होती है? पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। ये बंध कैसा है? ध्रुवीय है। इसके ध्रुवीय होने के कारण हैलोजन पे क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश। और एल्किल पे क्या आएगा? आंशिक धनावेश। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस एल्किल हैलाइड के इस वाले भाग को हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल पार्ट। न्यूक्लियोफाइल पार्ट। और इसको क्या कह सकते हैं?
फाइल पार्ट, है ना भाई। इसका ये वाला पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हुई है, कमी हुई है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब देखिए बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन भी कौन सा, नाभिक स्नेही। एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही भाग कौन सा है, हैलोजन। यानी यहाँ पे हैलोजन का प्रतिस्थापन होना है किसी अन्य न्यूक्लियोफाइल से जो कि हैलोजन से पावरफुल हो। यहाँ पे इस हैलोजन का रिप्लेस कौन करेगा, कोई दूसरा नाभिक स्नेही यहाँ पे इस हैलोजन को हटाने वाला है जो कि इससे ज्यादा ताकतवर हो, तो ये कोई अदर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, होगा क्या, यहाँ से हैलोजन तो हट जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। हैलोजन हट गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। इसी रिएक्शन को कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ठीक है, अब यही रिएक्शन जो अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, ये रिएक्शन दो टाइप की होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पता नहीं कितनी बार, बहुत बार पूछा हुआ है सवाल कि ये दोनों टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों में डिस्टिंक्शन करिए, अंतर करिए, पूछा हुआ है बोर्ड के अंदर। तो जो दोनों टाइप अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेसिक थीम तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की ये वाली होती है। और टाइप्स क्या है, इस अभिक्रिया के प्रकार कितने, यह अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो इस अभिक्रिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो रिएक्शन है इसे कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से, दो प्रकार या कहें दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। ओके, कौन कौन से भाग, फर्स्ट भाग, जो फर्स्ट पार्ट अपन यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं वो अपन उदाहरण ले रहे हैं एक अणुक नाभिक, एक एक वर्ड समझाते हुए चलूंगा आपको मैं। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं SN1। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब सबसे पहले ये अभिक्रिया होती किस प्रकार से है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें, इसको मैं बोल दूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट ये लगा देते हैं, और ये कितने पदों में होती है, किस किस प्रकार से होती है। देखिए फर्स्ट, यह रिएक्शन दो स्टेप में, दो स्टेप मीन्स पद, दो स्टेप में होती है। यह अभिक्रिया कितने पदों में होती है, दो पदों में होती है। सेकंड पॉइंट इसका कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। देखिए इस रिएक्शन में पहले स्टेप में होने वाला क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए प्रथम पद में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड टूटेगा, टूटकर बनाएगा क्या, R प्लस और X माइनस, R प्लस और X माइनस का निर्माण करेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पहला पद, प्रथम पद। और ये पद कैसा है, ये एक स्लो स्टेप है, धीमी गति का पद है। प्रथम पद में क्या हुआ, एल्किल हैलाइड टूटा और टूटकर इसने क्या बनाया, R प्लस और X माइनस। यहाँ पर जो बंध विदलन हुआ है, बॉन्ड टूटा है, वह समांश विदलन है या विषमांश विदलन है, हेट्रोजीनस क्लीवेज है या होमोजीनस क्लीवेज है। देखिए अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेते तो क्या कह देते, होमोजीनस। यहाँ पे तो R और X ने जो साजित इलेक्ट्रॉन था वो पूरा का पूरा युग्म कौन ले गया,
हैलोजन ले गया, तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, कैसा विदलन होगा इसका, विषमांश विदलन। विषमांश विदलन होगा फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड का, और बनेगा कार्ब धनायन, जिसे कार्बो कैटायन भी कह सकते हो, और हैलाइड ऋणायन। यह पद मंद गति का पद है, धीमा पद है, और हमें पता है काइनेटिक्स कहती है जो स्टेप धीमी गति का है, मॉडरेट है, मध्यम गति का पद है, आप उसी का रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हो। बहुत ज़्यादा तेज और बहुत ज़्यादा धीमी रिएक्शन होने वाली जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में आप वेग नहीं निकाल सकते हो। तो ये कैसा पद है, धीमा पद है, इसलिए इस रिएक्शन के लिए ये क्या है, RDS। RDS मीन्स रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप यानी वेग निर्धारक पद। तो ये पहला पद इस रिएक्शन के लिए क्या है, वेग निर्धारक पद। अभिक्रिया कितने पदों में होती है, 2 पदों में होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड का विदलन हुआ, क्या बना, कार्बोकेटायन और हैलाइड। कैसा विदलन था, विषमांश था। कैसा पद है, समान स्लो स्टेप है, मंद पद है। मंद पद है इसलिए क्या है, RDS है, वेग निर्धारक पद है। आ रही है बात समझ में, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे वेग निर्धारक पद जो आपने लिया है, इस वेग निर्धारक पद में कितने रिएक्टेंट प्रेजेंट है। वेग निर्धारक पद में कौन प्रेजेंट है, केवल एल्किल हैलाइड ही प्रेजेंट है। इसलिए एल्किल हैलाइड प्रेजेंट होने के कारण इसी एल्किल हैलाइड के द्वारा इस अभिक्रिया के वेग को, रेट को निर्धारित किया जाएगा। तो हमसे ये पूछे इस अभिक्रिया के रेट को कौन निर्धारित कर रहा है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कितने प्रकार का अभिकारक है, एक ही अभिकारक है। एल्किल हैलाइड यहाँ पे कितना प्रयुक्त किया आपने, एक ही अभिकारक तो प्रयुक्त किया है। तो एक ही अभिकारक पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है, इसलिए काइनेटिक्स से इस अभिक्रिया का वेग क्या लिख सकते हैं अपन, वेग प्रोपोर्शनल टू Rx की पावर 1, और पावर नहीं भी लगाओ तो Rx। क्योंकि रेट एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर कितनी है, 1। जितनी भी पावर होती है अभिक्रिया की कोटि उतनी ही होती है। मैंने आपको काइनेटिक्स में ये बात बताई भी थी। यहाँ पे जो पावर होती है वो अभिक्रिया का ऑर्डर होती है। तो इस अभिक्रिया के लिए हमें कहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोटि क्या है अभिक्रिया की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या कहा जाए अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो हम कह देंगे फर्स्ट, यानी SN1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। SN1 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, एक अणुक फर्स्ट ऑर्डर वाली। तो यहाँ पे इतनी बात में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, आगे की बात डिस्कस करते हैं। इसके पश्चात देखिएगा सेकंड स्टेप में क्या होता है। इसको मिटा दूं मैं, इसे मैं कर दूं भी रब, ओके ओके, इसे मैं मिटा देता हूँ। आगे देखिएगा सेकंड स्टेप में क्या होता है, बात करते हैं। देखिए सेकंड स्टेप में जो दूसरा पद इस अभिक्रिया का होना है, थर्ड, सेकंड स्टेप में फर्स्ट पद में क्या बना था, कार्बोकेटायन बना था ना, कार्बोकेटायन बना था फर्स्ट पद में। और कार्बोकेटायन कार्ब धनायन या कार्बोकेटायन जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक होगा इस कार्बोकेटायन पर। इस पे अटैक कौन करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बना देगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बना देगा। बट दिस इज द टू फास्ट स्टेप, ये एक बहुत ही तीव्र गति का पद है, फास्ट स्टेप है, इसलिए यह वेग निर्धारक पद RDS नहीं होगा। ये एक फास्ट पद होने के कारण वेग निर्धारक पद
नहीं होगा। तो इस प्रकार से दो पदों में यह अभिक्रिया होती है। दोनों पद आपको मैं फिर से यहाँ पे बता दूं शॉर्ट में, ये थर्ड स्टेप चल रहा है, आगे और करनी इसके बारे में हमें बात। पर पहले देखिए रिएक्शन मेन हुई कैसे थी, दो स्टेप कौन कौन से थे। रिएक्शन कितने स्टेप में होनी है, दो पदों में होनी है। कैसे होनी है देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड, दिस इज द स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप इसलिए क्या है आरडीएस, क्या बनेगा कार्बोकेटाइन प्लस हैलाइड, और ये कैसा पद है आरडीएस। आरडीएस में कितने रिएक्टेंट है, एक, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक अणुक। देखो एक अणुक मतलब आया है, इसका मतलब एक ही अणु पे वेग डिपेंड कर रहा है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा आर प्लस, और ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। ये कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप, अटैक करेगा और बना लेगा प्रोडक्ट। ठीक है, यह आरडीएस नहीं है, रेट डिटर्मिनेटिंग वेग निर्धारक पद ये नहीं होगा। ये है भी आपकी SN1 अभिक्रिया। पद कितने हैं, दो। देख पद के अकॉर्डिंग इसको मत बता देना एक अणुक, पद तो दो है परंतु अभिक्रिया का वेग एक ही अभिकारक पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो ध्यान दो, इस अभिक्रिया में क्या बन रहा है, कार्बधनायन बन रहा है, और यह कार्बधनायन जितना स्टेबल होगा इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का निर्माण हो रहा है, और यह कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। तो सबसे पहले अपन कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप हो गए थे, फोर्थ लिख रहा हूं मैं। कार्बधनायन का स्थायित्व का, कार्बधनायन का स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लेते हैं अपन। बढ़ता हुआ क्रम बुक में दिया उस हिसाब से, घटता हुआ भी ले सकते हो, बुक में बढ़ता हुआ दिया तो हमने भी बढ़ता हुआ ले लिया। कार्बधनायन के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम, तो देखिए कार्बधनायन CH3 प्लस, दिस इज सुपर, CH3 प्लस सुपर बोल दिया। इसके बाद में CH3CH2, जिस कार्बन पर धनायन अवयन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से, तो क्या बोल दिया प्राथमिक। ठीक है, फिर जिस कार्बन पर, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने ये, जिस कार्बन पर धनावेश अवयन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो इसको क्या बोल दिया सेकेंडरी। ठीक है, फिर हमने लिया ये वाला एग्जांपल, जिस कार्बन पर धनावेश अवयन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो इसको बोल दिया टर्सरी। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो स्टेबिलिटी है वो सबसे अधिक तृतीय कार्बधनायन की होती है। दिस इज द 11th क्लास। 11th क्लास में अपन ने कार्बधनायन और कार्बेनायन पढ़ रखे हैं, वहीं से ये चीज अपने को पता चलती है कि तृतीय कार्बधनायन का स्थायित्व सबसे अधिक होता है और प्राथमिक कार्बधनायन का स्थायित्व सबसे कम होता है। प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट की रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको याद नहीं है तो आप 11th क्लास की कॉपी में देख सकते हो। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बोलना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, टर्सरी कार्बधनायन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की और फिर सुपर की। तो कार्बधनायन के स्थायित्व का क्रम ये वाला होता है, टर्सरी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और प्राइमरी की स्टेबिलिटी सबसे कम। ठीक बात है, ओके, ये हो गया कार्बधनायन के स्थायित्व का क्रम। आगे हम बात करते हैं SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की क्रियाशीलता। 5वां पॉइंट हो गया हमारा ये, क्रियाशीलता का क्रम। कौन सा, बढ़ता हुआ। कैसा क्रम ले रहे हैं हम, क्रियाशीलता का भी बढ़ता हुआ क्रम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हेलो एल्केनों के लिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन CH3X, CH3CH2X, CH3CH3X, CH3CH3CH3X। ठीक है,
इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए यहाँ पे विषमांश विदलन इस बंध का होना है, यहाँ पे विषमांश विदलन इस बॉन्ड का होना है, यहाँ पे विषमांश विदलन इस वाले बॉन्ड का होना है, यहाँ पे इस बॉन्ड का होना है। जो बॉन्ड जितना आसानी से डिसोशिएट हो जाएगा उतना ही रिएक्टिविटी अधिक होगी। बॉन्ड आसानी से डिसोशिएट कौन सा होगा, जहां पे स्थायी कार्बन आयन का निर्माण होगा। तो यहाँ पे देखिए टूटेगा, कार्बन आयन बनेगा सुपर, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन आयन बनेगा प्राथमिक, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन आयन बनेगा द्वितीयक। देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो सी पे क्या आएगा प्लस, और ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 से। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो सी पे प्लस आएगा, और यहाँ पे कौन सा कार्बन आयन प्राप्त होगा आपको, तृतीयक कार्बोकैटायन या कार्बन आयन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सबसे स्थायी कौन सा कार्बन आयन होगा, दिस इज सुपर, प्राइमरी और टर्सरी। आपका जवाब होगा तृतीयक कार्बन आयन सबसे स्थायी होगा। और केमिस्ट्री क्या कहती है, जो स्टेबल होता है वो सबसे पहले बनता है। सबसे पहले बनता है मीन्स उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। मीन्स यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन, जो यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन मिलेगा, या मैं कहूँ तृतीयक ब्यूटिल जो हैलाइड आप देख रहे हो उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। ये होगा इसकी क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड या तृतीयक हैलाइड की क्रियाशीलता, जरूरी नहीं ब्यूटिल ही और भी हो सकता है, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की क्रियाशीलता सेकेंडरी से अधिक होगी, सेकेंडरी की प्राइमरी से अधिक होगी। ये यहाँ पे क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है। किसके लिए, SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। ओके, ठीक बात है, बढ़िया भाई। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो 6th स्टेप है वो अपन देख लेते हैं क्या है। देखिए 6ठा स्टेप समझने की कोशिश करिएगा कि एल्किल हैलाइड का फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएशन हुआ था, बना था R+ और X-। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है सेकेंड स्टेप में क्या होता है, R+। इस पर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल सामने से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक कर सकता है। जरूरी थोड़ी सामने से भी करे, पीछे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन अपने को यहाँ पे जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपने को त्रिविम रसायन दे रखी है इस बुक में, उसमें हम इसको और ज्यादा समझेंगे। बट फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि जो R+ बन रहा है उस पर न्यूक्लियोफाइल सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। और ऐसा करने से क्या होगा, इसके L और D दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक समावयवियों का 50% प्राप्त होगा। जब यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है और इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। मान लीजिए सामने से अटैक कर रहा है तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बन रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है तो वाम ध्रुवण घूर्णक बन रहा है। देखिए ये घूर्णक क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। उस समतल ध्रुवित प्रकाश को ये जिस दिशा में रोटेट करते हैं, दाईं तरफ घुमा रहे हैं तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बाईं तरफ घुमा रहे हैं तो वाम ध्रुवण घूर्णक लिवो रोटेटरी। ये भी 11th क्लास में हमारी पढ़ी हुई है। कॉपी आपके पास में, समझ में नहीं आ रहा देख लेना, वरना मुझे बताना। अपने चैप्टर दिया हुआ है 12th क्लास में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पर फिलहाल के लिए ध्यान रखो, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। और अटैक करेगा तो इसके अकॉर्डिंग 50% तो बनेगा वाम ध्रुवण घूर्णक लिवो रोटेटरी और 50% बनेगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब देखो 50% दाएं घुमा रहा है, 50% बाएं घुमा रहा है। जितना जोर दाईं तरफ लगाया जा रहा है उतना ही जोर किधर लगाया जा रहा है, बाईं तरफ। किस पर, घूर्णित पर, समतल ध्रुवित प्रकाश पर। समतल ध्रुवित प्रकाश को L क्या चाहता है, बाईं ओर घुमाना, D क्या चाहता है, दाईं ओर घुमाना। दोनों कितने हैं, 50-50%। तो क्या समतल ध्रुवित प्रकाश किसी कोई सी दिशा में घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। एक दाईं ओर घुमाना चाहता है, एक बाईं ओर घुमाना चाहता है, दोनों कितने 50-50%, यानी आधा आधा जोर लगा रहे हैं। तो इस स्थिति में समतल ध्रुवित प्रकाश किसी भी दिशा में नहीं घूमेगा। और इस प्रकार का जो मिश्रण होता है ना, 50% D और 50% L समावयवियों का, उसी को कहते हैं रेसेमिक मिश्रण।
रेशमिक मिश्रण। तो अब आप कहोगे सर हमें यहाँ पे क्या याद रखना है? बेटा ध्यान से सुनो, कह रहा है कि अगर SN1 अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक प्रकाशिक सक्रिय हो, आपको जो बात याद रखनी है ध्यान दीजिए, अगर SN1 अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक क्या हो? प्रकाशिक सक्रिय हो। प्रकाशिक सक्रिय मींस जो दक्षिण ध्रुवित, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको या तो दाएं घुमाता है या बाएं घुमाता है। जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाएं या बाएं घुमाता है उसको क्या कहोगे? प्रकाशिक सक्रिय। यदि रिएक्टेंट प्रकाशिक सक्रिय हो तो आपका उत्पाद क्या होगा? रेशमिक मिश्रण होगा, यानी 50% D और 50% L समावेवियों का मिश्रण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका SN1 अभिक्रिया का जो थीम है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 6 पदों में रिएक्शन हुई। अब अपन इसका एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है टर्सरी ब्यूटिल। देखो उदाहरण जहां भी दिया होता है इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की जलीय KOH के साथ अभिक्रिया, जलीय KOH के साथ रिएक्शन टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, यानी टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड क्या है? ये वाला रिएक्टेंट है टर्सरी ब्यूटिल। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए? 3। कि टोटल नंबर कितना? 1 2 3 4 4। तो क्या नाम दे दिया? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन? जलीय KOH। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट स्टेप अपन शुरू नहीं कर रहे, सबसे पहले KOH किस प्रकार से टूटेगा? K+ और OH- में, K+ और OH- में टूटेगा KOH। अब यहाँ पे एक बात बताइए मुझे कि नाभिक स्नेही पार्ट K+ है या OH- है? आप कहेंगे OH-, यानी यहाँ पे OH- रिप्लेस करने वाला है Cl को, क्लोरीन को। कैसे करने वाला है? देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपने लिया टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। पहला स्टेप धीमा पद है, स्लो स्टेप, धीमी गति का पद है, RDS है, वेग निर्धारक पद है। इस पद में क्या होगा? इसका हेट्रोजीनस क्लीवेज होगा, यानी कि इसका विषमांश विदलन होगा, और विषमांश विदलन से यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगी वो बनेगी CH3 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 और यहाँ पे आ गया प्लस। ठीक है, और साथ में बन गया Cl-। किसका निर्माण हो गया? कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया, कार्ब धनायन का निर्माण हो गया, और वो भी कौन सा? तृतीयक, टर्सरी। टर्सरी इज द मोस्ट स्टेबल। अब हमसे पूछ ले इस कार्ब धनायन में संकरण कौन सा है? पिछली मीटिंग्स में जब आपसे मैं मिला हूं मैंने सबको बताया है, आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए। यहाँ पे कितने सिग्मा बना रखे हैं कार्बन ने? 3 सिग्मा बॉन्ड है, मीन्स इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखिएगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो कार्बोकेटायन बना है आपका उस पर अटैक करेगा OH-। OH- इस पे अटैक करेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बन गया, अब OH- अटैक करेगा। ये कैसा स्टेप है? दिस इज द फास्ट स्टेप, तीव्र गति का पद है। और इस पद में क्या बनेगा? CH3OH। ये बन गया आपका तृतीयक ब्यूटिल टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से SN1 अभिक्रिया है वो टेक प्लेस होती है 2 पदों में। पहले पद में कार्बोकेटायन बनता है और दूसरे पद में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पे अटैक करता है। और इसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? इस कार्बन पे। यह कार्बन जितना रिएक्टिव होगा यहाँ पे प्रोडक्ट उतना ही आसानी से बनेगा। जैसा कि यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन बना है? टर्सरी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी अधिक है। अगर यहीं पे सेकेंडरी बनता होता तो इसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिव टू दिस कम होती, प्राइमरी बन रहा होता तो इससे भी कम होती। तो SN1 रिएक्शन में क्या क्या होता है मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगली क्लास में हम SN2 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।